हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का दूसरा चैप्टर है नए राज्य एवं राजाओं का उदय। और एनसीईआरटी में इसका नाम है नए राजा और उनके राज, जो कि सेम ही चैप्टर का जो है सेम ही सब कुछ पॉइंट सेम ही है। तो आप पढ़े हैं और उसको आप गहन अध्ययन के साथ पढ़े हैं। हम भी उसको पढ़ाए हैं, एनसीईआरटी को भी और एससीईआरटी दोनों को पढ़ाए हैं। और उसी से यहाँ पर आपको क्वेश्चन हर संभव कोशिश की गई है कि जो क्वेश्चन मेन हैं वो सारे आपसे हम पूछ लें और आपको यहाँ पर हम दें लेकर। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, जो कि बार बार क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम दिए हैं बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे। ये क्वेश्चन आप बताइएगा। इसका आंसर कर्नाटक के चालुक्यों के, चोलों के, केरल के चेर शासकों के और बेंगी राज जो है चालुक्य के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्कन के राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? तो कर्नाटक के चालुक्य के सामंत थे। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया, जो कि आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक के चालुक्य। आगे चलेंगे दूसरा क्वेश्चन कि चोल काल में बेट्टी शब्द का जो है शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था। बेट्टी शब्द जो है सबसे पहले आपको बताना है कि किसके लिए प्रयुक्त होता था। पहला यहाँ पर ऑप्शन है कि कर जो नगद राशि के रूप में वसूली जाती थी। दूसरा ऑप्शन है बी, कर जो जबरन जो है श्रम के रूप में लिया जाता था। और सी, जो मतलब कर जो उत्पादन में हिस्से के रूप में लिया जाता था। और डी आपका ऑप्शन है कि कर जो स्वेच्छा से लोगों के द्वारा राजा को भेंट दिया जाता था। ये तो नहीं होगा। देखिए, कर जो यहाँ पर देखेंगे कि जो कर जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, जो कर जो होता था यहाँ पर श्रम के रूप में लिया जाता था। देखिए, चोल काल में बेट्टी शब्द का प्रयोग जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर था। ये याद रखिएगा, बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन कि एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में है, यह किस काल की कृति है? यह बताना है कि किस काल की कृति है। राष्ट्रकूट काल की, पल्लव काल की, चोल काल की और बौद्ध काल की। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राष्ट्रकूट काल की पहला ऑप्शन आपका सही है। इसको थोड़ा एक मिनट में हम बताते हैं कि एलोरा की जो गुफाएं हैं, या इसको मंदिर कहते हैं या गुफाओं या मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद का नाम जो है बदला गया है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है औरंगाबाद में ये स्थित है, जहाँ यहाँ पर जो है कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं। ये सारे पॉइंट आपको जो बता रहे हैं आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 12 जो गुफाएं हैं वो जो है वो बौद्ध गुफाएं हैं। 17 गुफाएं जो हैं हिंदू गुफाएं हैं और 5 गुफाएं जो हैं वो जैन गुफाएं हैं। ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टोटल कितने गुफाएं हैं? तो 34 हैं। हिंदू के कितने हैं? 17 हैं। और बौद्ध के कितने? 12 हैं। जैन के 5 हैं। और यहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है एलोरा का? तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में। चलिए, और ये गुफाएं जो हैं अपने निर्माण काल के जो है धार्मिक सौहार्द को दर्शाती है। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे कि कल्हन की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र की राजाओं का इतिहास पता चलता है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कल्हन की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का पता चलता है? तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, कश्मीर के राजाओं का, दक्कन के, दक्षिण भारत के, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे राजा? तो कश्मीर के राजाओं का पता हमें कल्हन की रचना, आप जानते हैं कल्हन की रचना का क्या नाम है? तो राजतरंगिणी।
यहाँ पर जो याद रखना है आपको कि राजतरंगिणी जो है ये रचना है कल्हण की, और जो है यह एक बृहत संस्कृत महाकाव्य है। क्या है ये महाकाव्य? किस रूप में है? संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें से आपको याद रखना है कि कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कल्हण ने जो है अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और जो है पहले के इतिहास समेत सभी तरह के स्रोतों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। 12वीं सदी का इतिहास जानने का यह जो है एक असाधारण ग्रंथ है। ये आप राजतरंगिणी पढ़ सकते हैं, कल्हण के द्वारा लिखा गया, जिसमें कश्मीर के राजाओं का अध्ययन करना मतलब किया जा सकता है, जो कि 12वीं सदी के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाइयों की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। आप बताएंगे सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? बहुत सिंपल कारण था, यहाँ पर जो है कन्नौज पर नियंत्रण करना था। कन्नौज पर ये सभी के सभी चाहते थे हम नियंत्रण कर लें, क्योंकि यह जो है गंगा के उपजाऊ क्षेत्रों में भी आता था, ये इसीलिए जो है यहाँ पर करना चाहते थे। ऑप्शन देखेंगे कि कलिंग पर नियंत्रण करने के लिए, कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए, गोदावरी के क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए, कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र पर। तो हमने ऑप्शन पहले ही आंसर बता दिया था कि कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए जो है ये तीनों के तीनों जो हैं सदियों तक संघर्षरत रहे। और क्यों रहे? तो क्योंकि कन्नौज जो है गंगा के उपजाऊ एवं जो है साधन संपन्न क्षेत्र था। ये क्षेत्र में जो है अवस्थित था, और कन्नौज की स्थिति जो थी वो सामरिक रूप से क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण थी। चलिए आपका आंसर क्वेश्चन देखिएगा कि अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था? तो इब्न बतूता, अल-बरूनी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी। तो किसको लाया था? तो अल-बरूनी को यह अपने साथ लाया था, अल-बरूनी को अपने साथ लाता है। देखिए महमूद जो सुल्तान है, सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी जानने के लिए कई बातें जानना वो चाहता था, और जो है इसके लिए अल-बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंप देता है, और अरबी भाषा में लिखा गया एक कृति जो कि किताब अल हिंद के नाम से आज भी आप इसको देखते हैं कि इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण किताब बन गया। जो किसके द्वारा लिखा गया? अल बरूनी के द्वारा जो है ये किताब अल हिंद लिखा गया है। ये आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चोल किसके सामंत थे? बताना है कि चोल जो है किसके सामंत थे? पल्लव के, और राष्ट्रकूट के, चेर के, चालुक्य के। हमने इसके बारे में बहुत ही गहन अध्ययन किया है कि चोल और पल्लव, चोल जो है, चोल किसका सामंत था? तो पल्लव का। तो यहाँ पर देखेंगे चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल वंश का शासक कौन था? तो चोल वंश के शासक थे राजेंद्र प्रथम। यहाँ पर याद रखना है कि राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक अपने साम्राज्य के विस्तार और जो है सुरक्षा के लिए एक विशाल नौसेना का निर्माण किया था, और बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। बंगाल की खाड़ी को किसको रूप में? तो चोल झील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। कौन राजा था? तो राजेंद्र प्रथम था। ये सारे बात याद रखना। पल्लव का जो है चोल किसके सामंत थे? तो पल्लवों के सामंत थे। तो चलिए आगे चलेंगे। तंजावुर के जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? देखिए उस समय जो होता था क्या कि अगर कोई मंदिर राजा बना देगा तो वो राजा कहलाता था, और वो अपने नाम से भी जो है मंदिर का नाम करवाता था। तो ऐसे जो है पहले ऐसे हुआ करते थे, और ज़्यादातर दक्षिण में आपको ऐसे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बताना है कि किसके द्वारा करवाया गया था बृहदेश्वर मंदिर का? तो विजयालय, राजेंद्र प्रथम, राजराज और परांतक प्रथम। तो ये जो है मंदिर राजराज के द्वारा जो है करवाया जाता है। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज के द्वारा करवाया जाता है। याद रखिएगा कि ये दक्षिण में है, ठीक है। तमिलनाडु के पूर्वी ये देखेंगे तो तमिलनाडु का ये तमिलनाडु है,
तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र के तंजौर नामक शहर पर बृहदेश्वरी मंदिर का निर्माण यहाँ पर कहाँ पर करवाया गया, ये भी हमने आपको बता दिया। तंजौर नामक शहर है, जिसको आप बोल रहे हैं तंजावुर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका निर्माण बृहदेश्वरी मंदिर का निर्माण जो है चोल शासक राजराज करवाता है। चोल शासक था ये, याद रखना है, राजराज था। और यह मंदिर जो है भारतीय वास्तुकला एवं शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण पेश करता है। राजराज के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया। आगे चलेंगे, यहाँ पर भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई है? ये जो है राजधानी था और यह जो है किसके द्वारा करवाया गया? तो गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना जो है राजेंद्र प्रथम, देखेंगे तो यहाँ पर राजराज है, ये गलत, राजेंद्र प्रथम और कलोइंग 1 कलोइंग 2 ये दोनों गलत हैं। राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो है गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना करवाई गई। देखिए यहाँ पर एक कहानी है, यहाँ पर एक कहानी ये है कि गंगईकोंड चोलपुरम चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम की राजधानी थी और जब उसकी सेना ने कलिंग पार करके दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होते हुए गंगा तक जो है ये क्षेत्र को जीत लेता है, तब इन विजय के उपलब्ध में इसे जो है उसने गंगे कोंड की उपाधि धारण करता है। गंगे कोंड की उपाधि कौन धारण करता है? तो राजेंद्र प्रथम। क्यों करता है? क्योंकि कौशल, बंगाल और मगध के जो है क्षेत्र को उन्होंने जीत लिया था, दक्षिण कौशल, मगध और जो है बंगाल के क्षेत्रों को। और इसके दौरान जो है इसी के उपलक्ष्य में इसको गंगे कोंड की उपाधि धारण करता है ये। और गंगे कोंड चोलपुरम क्या है? तो गंगा विजयी चोल का नगर, गंगा विजयी चोल का नगर, ये याद रखना है। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना यहाँ पर आपको की जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये किसके द्वारा की गई है? तो ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई है, ये राजधानी भी है राजेंद्र प्रथम की। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न कथनों पर विचार करना है कि व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। जो चोल काल के जो व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? चोल काल में नगरम। और जो है यहाँ पर याद रखना है कि शहर के अंदर ये प्रशासनिक कार्य भी करते थे, एकदम सही है। दूसरा है कि चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरून जो है उत्तर याद रखना है कि उत्तर मेरून अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? उत्तर मेरून अभिलेख से प्राप्त होती है। उपयुक्त में से आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो इसमें दोनों के दोनों कथन जो हैं सत्य हैं, ठीक है। तो चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरून अभिलेख से प्राप्त होता है। तो इसमें आपको दोनों कथन सही हैं और इसको याद करना है। बस आप इतना जान लीजिए कि चोल काल से संबंधित स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमको किससे मिलती है? तो परातंक वन से। और जो है उत्तर मेरून अभिलेख से प्राप्त इसको जो है जानकारी हमको होती है, जो कहाँ पर अवस्थित है? तो जो अभी तमिलनाडु में अवस्थित है। आगे चलेंगे कि चोलकालीन विशेषताओं पर यहाँ पर आपको विचार करना है। चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे और मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं और बनाने का काम। तीसरा है कि चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। बताना है कौन सा सत्य है। ये तीनों के तीनों आपके कथन सत्य हैं, तीनों कथन आपके सत्य हैं। शिव के तांडव स्वरूप को दर्शाने वाली जो आप देखते हैं नटराज का मूर्ति, चोल काल की कांस्य प्रतिमाओं का एक उत्कृष्टता को ये प्रदर्शित करता है। जो नटराज की मूर्ति को देखते हैं यही कांस्य का प्रतिमा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है कि चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत ही समृद्ध हो गई थी। दूसरा कि गांवों के समूहों को नाडू, ये बहुत सही है, ये भी सही है और ये भी नाडू कहा जाता था ना, गांव के समूह को नाडू कहते थे। और तथा नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य भी करता था, जो समूह होता था। ये दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। देखिए
चोल काल के संबंध में जो है ये आपको तो हमने बता दिया दोनों कथन क्या सत्य है। और काल के इस काल में जो है चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, ये एकदम सही है। और इस काल में जो है गांव के समूह को नाडो कहते थे, ये भी एकदम सही है, ठीक है। और इसका काम भी जो होता था वो प्रशासकीय कार्य होते थे, कर वसूलने के वाले, ये दोनों के दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें जो है नहीं है खोजना है, कौन सा सही नहीं है। चलिए अब देखेंगे कि बेलन बगाई ये क्या है, तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। दूसरा है कि ब्रह्मदेव, जो ब्रह्मदेव होता है वो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। और तीसरा है शाला भोग, ये होता है विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। और चौथा है कि पल्ली चंदनम जो होता है ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंचनम चंचदम है, पल्ली चंचदम, तो ये जो है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि है। और पांचवा है कि देवदान तिरुमन टुक्कानी तिरुनमटुक्कानी, ये तिरुनमटुक्कानी जैन संस्थाओं को दी गई दान की भूमि। ये में इसमें जो है आपको जो है खोजना क्या है, तो इसमें सुमेलित नहीं है खोजना, है ना। तो सुमेलित यही नहीं है, जैन वाला नहीं है सुमेलित, और जो है चौथा नहीं है सुमेलित, उपहार में दी गई भूमि ये सुमेलित नहीं है। और सभी के सभी जो हैं सुमेलित हैं। शाला होता है विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। ब्राह्मदेव तो जानते हैं कि ब्राह्मणों में उपहार दी गई जमीन। और बेलन बगाई होता है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। देखिए यहाँ पर जो बातें सब जो है यहाँ पर सही हैं, लेकिन दो बातें जो है यहाँ पर मिलान नहीं है सही। देखिए यहाँ पर जो है पल्ली चंदनम है, वही पल्ली चंदनम जो है ये होगा क्या, तो जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को कहते हैं। ये जो पल्ली चंदनम है ये जैन संस्था वाला हो जाएगा ये। और जो है आप देखते हैं कि यहाँ पर पाँचवा है, पाँचवा देखेंगे देवदान वाला, तो ये आ जाता चौथा में, यह क्या हो जाता चौथा में चला जाता। और ये जो देखते हैं देवदान वाला, तो देवदान जो होता है वो हो जाता तिरुनम टुक्कानी, जो है देवदान तिरुनम टुक्कानी, ये देखें तिरुनम टुक्कानी मंदिरों को उपहार, ये जो है वहाँ पर चला जाता, ये यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर आता और ये यहाँ पर, तब ये सही हो जाता। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि जो होता है देवदान तिरुनम टुक्कानी जो है होता सही है। तो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि होता देवदान तिरुनम टुक्कानी। और जो है चंदनम होता वो क्या होता, वो हो जाता आपको जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। ठीक है, यहाँ पर दो हो जाते, तो इधर उल्टा होता तो ये दोनों सही हो जाते। अब है कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना गया है। सबसे शक्तिशाली पूछ रहा है कि सबसे शक्तिशाली जो चोल शासक है वो कौन था। 14 नंबर बताइएगा मोहम्मद गोरी, सुल्तान महमूद, तीसरा है राजा राज प्रथम, और इसमें है कि इनमें से कोई नहीं। ये दोनों तो चोल शासक था नहीं, सबसे पहली बात चोल शासक कौन था, तो राजा राज प्रथम, ये जो है शक्तिशाली राजा माना गया है, राजा राज प्रथम। अगला है कि सोमनाथ मंदिर को लूटकर कौन ले गया था, तो आप जानते हैं सोमनाथ मंदिर को 17 बार से भी लूटा गया। 17 बार जो है सोमनाथ मंदिर को बार बार करके जो है 10 सालों में लगभग जो है इसको इतना बार लूटा गया। अंत में बेचारा मर जाता है, तब पर भी लूटते लूटते मरता है। ये याद रखेंगे। ये कौन था, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन है कि चौहानों का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कौन था चौहानों का, गजनवी, पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी, जयचंद्र। जयचंद्र तो यहाँ पर धोखा दे देता है भाई, यहाँ पर कौन था, तो ये तो लड़ाई करता है पृथ्वीराज से। ये देखेंगे तो पृथ्वीराज तृतीय जो है ये चौहानों का प्रसिद्ध शासक था। आगे देखेंगे किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि, ऊपर हमने अभी तक पढ़ा है कि किसी भी विद्यालय के लिए जो है रख रखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती है, तो शाला भोग, देवदान और ब्रह्मदेव और बिल्ला बगाई। तो ये किसी विद्यालय को दी गई भूमि क्या कहलाती है, शाला भोग कहलाती है। चलिए आगे देखेंगे
कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में शायद था कि राजतरंगिणी जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा? कल्हण। और इसमें आपको क्या मिलता है? कश्मीर के राजा की कहानी, मतलब राज की जो है कहानी आपको इसमें मिलती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, मंडल के स्वामी को क्या कहा जाता था? जो मंडल के स्वामी होते थे महासामंत, महामंडलेश्वर, सत्ताधारी प्रधान, तो वो क्या कहलाते थे? महामंडलेश्वर मंडल के स्वामी को कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए अब देखेंगे सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तो आप जान रही हैं, गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन कि विजयलय जो है ने डेल्टा पर कब्जा करके वहाँ क्या बनवाया था? विजयलय ने वहाँ पर जो है डेल्टा पर कब्जा कर लिया, तब वहाँ पर क्या बनवाता है? तो तंजावुर शहर बनवाता है और निशुंभ सोहिनी देवी मंदिर का निर्माण करता है। ये दोनों के दोनों सही आपके ऑप्शन हैं। आगे चलेंगे, सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वीराज तृतीय जो हमने ऊपर पढ़ा था और मोहम्मद गोरी के बीच जो है युद्ध कब होता है? हमने बताया भी है कि 1191 और 92 में जो है इसकी लड़ाई होती है। यहाँ पर तुरंत वो पलटता है। पहला युद्ध तो जीत जाता है पृथ्वीराज जो है, और दूसरा युद्ध तुरंत लौटता है मोहम्मद गोरी, और ये बेचारा समझ रहा था कि अब नहीं जीत, मतलब कि अब जो है अब नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जयचंद्र धोखा देता है और धोखे में जो है पृथ्वीराज की मृत्यु भी होती है। जानते हैं इसके, आप कहानी भी जानते हैं, बहुत सुंदर कविताएं भी हैं। आप पृथ्वीराज तृतीय के बारे में कविता भी पढ़े हुए हैं। और जो है यहाँ पर कब लड़ाई होता है? तो 91-92 में, 1191-92 में तुरंत लौटता है, तो लड़ाई होती है और उसमें पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु भी हो जाती है। अब देखिए त्रिभुवन का अर्थ क्या होता है? तो त्रिभुवन का अर्थ होता है तीन भवनों का समूह। तीन भवनों का समूह त्रिभुवन कहलाता है। तीन भवन तीन रत्न उपयुक्त में से, यहाँ पर बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, तीन भवनों का समूह। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुगल काल में किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? मुगल काल में जो किसान की बस्ती होती थी उसको क्या कहते थे? ये बताना है। यहाँ पर और कहते थे, नाडो कहते थे। यहाँ पर नाडू तो आपने पढ़ा ऊपर ही है कि नाडू किसको कहते थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मुगल के समय में जो होता है किसानों की बस्ती को उर कहा जाता था, उर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गांव के समूहों को क्या कहा जाता था? अभी तो हमने पढ़ा है, नाडू कहा जाता था। गांव के जो समूह होते थे उसको क्या बोलते थे? तो गांव के समूह को नाडू कहते थे। कर भी असूलता था ये। आगे है कि राजाओं के राजा को क्या कहते थे? महाराज धीराज। महाराज धीराज का नाम से जाना जाता था। महाराज स्वामी तिलक, ये सब तो गलत है। बी नवा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराज आधिराज, महाराजा धीराज के नाम से जो राजा के राजा होते थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट काल की कृति कौन सी है? राष्ट्रकूट काल की कृति कौन सी है? ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। कौन सी है? भित्ति चित्र, एरोला की गुफा, अजंता की गुफा। आपने पढ़ा है ना राष्ट्रकूट में, ये सारे के सारे। यहाँ पर देखेंगे तो 2 नंबर यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी होगा, ठीक। ए और बी, एरोला की गुफा हो जाएगा, सी नंबर नहीं होगा, अजंता वाला। और जो है भित्ति चित्र और जो है एरोला की गुफा और भित्ति चित्र जो है राष्ट्रकूट काल की कृति है, ये याद रखना है। और यहाँ पर जो है अजंता की गुफा तो जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? औरंगाबाद में। आगे चलेंगे कि दंती दुर्ग कौन था? दंती दुर्ग कौन था? तो दंती दुर्ग के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, ऊपर में तो शायद पढ़े थे। दंती दुर्ग कौन था? दंती दुर्ग कौन था यहाँ पर बताना है आपको। महासामंत था, जो है मंडलेश्वर था, किसान था, और जो है ये राष्ट्रकूट का प्रधान था। कौन था? दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट का प्रधान जो होता था वो दंती दुर्ग कहलाता था, राष्ट्रकूट का प्रधान। आगे चलेंगे कि यहाँ पर आपने अभी तो पढ़ा है कि गंगई कोंडचूलम क्या था? जो है गंगई कोट चोलपुरम जो क्या था? ये एक मंदिर भी था। क्या था? एक मंदिर भी था। और इसकी जगह पर जो है, यहीं पर जो है राजधानी भी राजेंद्र प्रथम बनवाता है। तो ये याद रखना है, गंगई कोंडचूलम जो है चोलपुरम, यह मंदिर भी था। ठीक है, आगे जो है अब 30वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर जोड़ा बनाना है आपको, और जोड़े में आपको सही करना है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें सही होने वाले हैं। तो सभी के सभी देखेंगे इसमें। तो एक मिनट,
देखिए, ये जो है पहला है सोमनाथ मंदिर, तो ये कहाँ है? गुजरात में, ये तो सही है। दूसरा है सेन वंश बिहार, तो ये भी सेन वंश भी जो है ये बिहार में है, ठीक है? ये कहाँ है? सेन वंश बिहार में, याद रखेंगे। और तीसरा देखेंगे कि तीसरा है गोपाल, तो गोपाल जो चुना गया था लोगों द्वारा चयनित था, लोगों के द्वारा चयनित था कौन? तो गोपाल। और यहाँ पर है चौथा कन्नौज, कन्नौज जो है त्रिपक्षीय संघर्ष होता था, आपको तो पता ही है त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों कन्नौज में हुआ। और जो है पाँचवा है मध्य भारत, मध्य भारत क्या है? तो गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। तो ये सारे के सारे जो हैं ऑप्शन हमने जो है ये आपको बीटीबीसी में दिया गया है, सेम टू सेम है। तो ये सोमनाथ गुजरात में, सेन वंश बिहार में, गोपाल लोगों के द्वारा चयनित शासक, और कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष, और मध्य भारत गुर्जर प्रतिहार। तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर का क्वेश्चन जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप हर जगह देख सकते हैं। तो चलिए आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। अब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी कहीं कुछ गलती हुई होगी आप बेझिझक कह सकते हैं, लेकिन सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, हम उसको जो है कोशिश करेंगे कि सही करके आपके समक्ष पेश कर दें फिर से, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, बहुत बहुत धन्यवाद।